बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो जीटीओ टास्क के रिलेटेड है और बेसिकली ये टिप्स हैं फॉर सक्सेस इन दी जीटीओ टास्क। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो जीटीओ के टास्क हैं, ये जो आईएसएसबी का जो ओरल असेसमेंट प्रोसेस है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और ये टास्क जीटीओ के जो टास्क है बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं ताकि कैंडिडेट के जो लीडरशिप पोटेंशियल है, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है या स्किल्स हैं और एबिलिटी टू परफॉर्म विद इन अ टीम सेटिंग है, उसको एवेलुएट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और जीटीओ के टास्क में एक्सेल करने के लिए आपके पास एक ब्लेंड होना चाहिए, आपके जो इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं और आपकी जो टीम स्पिरिट या टीम सिनर्जी है, वो बेसिकली इनका ब्लेंड ज़रूरी है। और ये चीज़ें रिफ़्लेक्ट करती हैं कि कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट वो मिलिट्री लीडरशिप रोल के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो जीटीओ के टास्क कौन कौन से हैं, तो एक क्विक देख लेते हैं। सबसे पहला टास्क आपका होता है पब्लिक स्पीकिंग टास्क। उसके बाद होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसके बाद फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जिसको पीजीटी कहते हैं, ये आउटडोर पहला टास्क होता है। उसके बाद होता है सब ग्रुप प्रेस टास्क या हाफ ग्रुप प्रेस टास्क होता है। ये चार जो टास्क हैं ये फर्स्ट जीटीओ डे के ऊपर होते हैं। फिर ऊपर वाले दो पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इंडोर टास्क हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और एसजीआरटी या हाफ ग्रुप टास्क ये जो है आउटडोर के टास्क हैं। इन हर एक की डिटेल पे मैंने अलग हर एक टास्क के ऊपर जो पब्लिक स्पीकिंग टास्क है, जितने भी जीटीओ के टास्क हैं, तो इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो जीटीओ का जो फोल्डर है, प्लेलिस्ट है, उसमें इन सब टास्क के ऊपर अलग अलग से वीडियोस बनी हुई है, तो आप उनको वहाँ पे देख लें, आपको पूरी डिटेल का पता चल जाएगा। और जिस तरह ये सब ग्रुप रेस टास्क कभी होती है तो कभी हाफ ग्रुप टास्क होता है, तो ये कब होते हैं वो डिटेल भी आपको उस रेलिवेंट वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद फिर कमांड टास्क होता है, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं और म्यूचुअल असेसमेंट भी जीटीओ के टास्क का हिस्सा होता है। ये तीनों टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और म्यूचुअल असेसमेंट सेकेंड जीटीओ डे के ऊपर कंडक्ट होती है। तो ये तकरीबन बल्कि एग्जैक्टली 7 टास्क हो गए। ये 7 टास्क जीटीओ के टास्क का हिस्सा हैं। 2 दिन पे ये मुहित होता है और 2 दिन पे ही ये कंडक्ट होते हैं, जो डिटेल मैंने अभी आपको बताई इस तरीके से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जीटीओ के टास्क में कामयाबी कैसे हासिल करें। तो कामयाबी हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है। जीटीओ के जो टास्क हैं वो डिपेंड करते हैं आपके मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर, फिज़िकल एबिलिटीज़ के ऊपर और इफ़ेक्टिव टीम वर्क के ऊपर। और ये तीनों चीज़ें फिर फर्दर डिपेंड करती हैं आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। अच्छी होंगी तो फिर ये चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। कोलैबोरेटिव लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट है, बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर्स है, मेंटल ग्रिट और फोकस है, फिज़िकल परफॉर्मेंस और डिटर्मिनेशन है कैंडिडेट की। तो अब हम फ़र्दन हर एक ऊपर बात करेंगे कि आप कम्युनिकेशन और बाकी जो चीज़ें उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं ताकि आप जीटीओ के टास्क में अपने आप को मनवा सकें, कामयाब कर सकें, रिकमेंड हो सकें। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ कि मास्टर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेशन में कैसे मास्टरी हासिल करनी है, इफ़ेक्टिव कैसे अपने आप को बनाना है। तो जो सबसे बुनियादी चीज़ें कि बी क्लियर एंड कंसाइज़। आप जो भी आइडिया देंगे, बोलेंगे, उसको सही तरीके से बता सकें, आप स्ट्रेट फारवर्ड हों तरीके से बताएं। लेंथी और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ना दें, लेफ़्ट राइट मार के चीज़ें ना बताएं करें, बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड बताएं। जो चीज़ पूछी जाए या जिस टॉपिक के ऊपर आपने बोलना है उसी के ऊपर ही बोलें। डॉज देने की कोशिश ना करें, अवॉइड करने की कोशिश ना करें। और जो जितने आइडियाज़ आपके क्लियर होंगे, जितनी मतलब आप क्लियर चीज़ें कहेंगे, वो आपकी जो एक्शंस हैं उसके ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज होंगी और वो अच्छा नज़र आएगा। अंग्रेज़ी पे तवज्जो दें क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेज़ी में होती हैं। तो अंग्रेज़ी में कम से कम आप इस काबिल हो कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को क्लैरिटी के साथ कन्वे कर सकें। तो ये ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जो गौर से सुनते हैं बातों को, चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को, आप जीटीओ के इंस्ट्रक्शंस को या ग्रुप मेंबर्स के सजेशंस हैं या उनकी बातों को आप सुनेंगे,
तो फिर आप उसी के मुताबिक एक्ट भी कर सकेंगे, उसको यूटिलाइज़ भी कर सकेंगे। और ये एबिलिटी बेसिकली आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को मतलब बताती है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है, और फिर आप इस काबिल होंगे कि जो डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हैं, जो दूसरी की बातें आपने सुनी तो उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकें या उनसे कोई फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसको पॉजिटिव रखने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो आई कांटेक्ट हो वो मेंटेन हो, सबके साथ हो, पर्टिकुलरली जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हों। इसी तरह आपके जो जेस्चर्स हैं बॉडी के वो भी क्लियर हों, कंफ्यूजिंग ना हो, और आपका जो पोस्चर है जब आप खड़े हों या बोल रहे हों तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला पोस्चर हो। जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं ये बेसिकली आपके जो आप बोल रहे होते हैं या जो एक्शन कर रहे होते हैं तो वो उसी को ही रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। अगर आपके जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं या जेस्चर्स हैं वो कंफ्यूजिंग है तो आप जो बात कर रहे होंगे वो भी कंफ्यूज ही लगेगी, बेशक आपकी तरफ से वो क्लियर ही क्यों ना हो। लेकिन जब आपके बॉडी जेस्चर जो है या लैंग्वेज जो है उसके साथ मैच नहीं करती तो फिर वो कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो कम से कम ये 3 चीज़ें होंगी तो फिर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कर सकते हैं या अपने आप को उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसमें टिप यह है कि रिपीटिंग और बिल्डिंग ऑन अदर्स आइडियाज़ व्हेन वैलिड इज़ नॉट नेगेटिव थिंग। ये एक आम सी मिथ है कि अगर आप दूसरे की बात सुनेंगे तो ये तो फिर आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा कि आपने दूसरे की बात सुनकर कोई प्लान बनाया या आइडिया लिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर किसी दूसरे का पॉइंट वैलिड है तो आप उसको एडॉप्ट करें, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेट कोलैबोरेटिव लीडरशिप। और इसको हासिल करने के लिए या इसको डिस्प्ले करने के लिए कोलैबोरेटिव लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि आप में डेलीगेशन की एबिलिटी हो। तो आप जो भी चीज़ डेलीगेट करें वो अक्लमंदी के साथ करें। पर्टिकुलर जब आप कमांड टास्क में हो तो कमांड टास्क चूँकि दूसरे दिन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, उसमें किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं। तो जो भी आप उसको काम दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें टास्क के दौरान, तो वो उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के मुताबिक ही हो। और जब आप ऐसा काम करेंगे तो ये शो करता है कि आप में टीम अवेयरनेस है, और ये लीडर के लिए ज़रूरत है। नेक्स्ट है लीड स्मार्टली नॉट फोर्सफुली। जब रिक्वायरमेंट तो आप इंटरवीन करें एज ए कमांडर, और इंटरवेंशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप बॉस की तरह बिहेव करें। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि वो जो ना हाथ शानों पे रख लेते हैं और हुक्म चलाना शुरू कर लेते हैं जिस तरह बॉस का एटीट्यूड होता है। तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। जो हकीकी लीडर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिवली, इम्पोज चीज़ें नहीं करते। मतलब उनको अपने वाइज डिसीजन से या जो एक उनका अपना स्टाइल होता है के ज़रिए इन्फ्लुएंस तो करते हैं ग्रुप को, ताकि ग्रुप उसी के डायरेक्शन के मुताबिक काम करें, लेकिन चीज़ें इम्पोज नहीं करते। तो कुछ लोग जो ना अपने आवाज़ को चेंज कर लेते हैं, ऊंची कर लेते हैं और स्टाइल बना लेते हैं कि मैं तो कमांडर हूँ। तो आपने वैसा नहीं करना, इसकी कोई कतई ज़रूरत नहीं थी। ये चीज़ें करनी जैसी है कि आप इम्पोज कर रहे हैं, मतलब उनको लीड नहीं कर रहे हैं। लीड करना और इम्पोज करना ये दो अपोजिट चीज़ें। इंगेज इन कलेक्टिव डिसीजंस। अगर आपको कोई डिसीजन है भी, प्लान है भी, या उसको ग्रुप के सामने रखें, फिर उनसे उन इनपुट लें कि ये मेरा प्लान है और मेरे ख्याल में तो ये सही है। अब अगर किसी का कोई इनपुट है या कोई चीज़ जो मुझसे रह गई वो कोई उसमें ऐड करना चाहता है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इस तरीके से इसी को इंक्लूसिव लीडरशिप कहते हैं, और ये बेसिकली जो टीम मेंबर्स हैं उनके दरमियान ट्रस्ट को बिल्ड करता है, और ये फर्दर जो है लीड करता है बेटर सोल्यूशन के लिए। क्योंकि हो सकता है आपने कोई चीज़ मिस की हो, छोड़ी हो, तो आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं तो वो भी आपको बता देंगे कि इसमें ये थोड़ा सा मसला है, ये चीज़ रह गई है। तो ये कोलैबोरेटिव लीडरशिप है बेसिकली, और अपने इसी अंदाज में ही आईसीएसबी भी देनी है। टिप इसमें यह है कि आप ये याद रखें कि आईसीएसबी में लीडरशिप जो है ना वो ऑब्ज़र्व की जाती है इनडायरेक्ट एक्शन से।
आपके लाउड जो कमांड्स हैं, चीफ पुकार जो होती है, उसके ज़रिए लीडरशिप नहीं देखी जाती और ना उस कैंडिडेट को लीडर माना जाता है जो चीफ पुकार के ज़रिए काम करा रहा होता है। नेक्स्ट है शार्पन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और इसके लिए आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। आप इमोशनल और इम्पल्सिव डिसीजंस को अवॉइड करें। इमोशनल बेस्ड डिसीजन बिल्कुल भी फौज में नहीं चलते हैं, ना उनको लाइक किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखें किसी भी चैलेंज को टैकल करने के लिए। इसके साथ ही प्लान बिफोर यू एक्ट। जो भी टास्क आपको दिया जाता है, जो भी आपका टास्क हो, उसको फ़ौरन दौड़ के नहीं करना। आप पहले सिचुएशन को एनालाइज करें, अपने रिसोर्सेज को असेस करें आपके पास क्या है, और उसके बाद फिर आप एक बेसिक स्ट्रेटजी या प्लान बनाएं और उसी के मुताबिक अमल करें। स्टे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल रहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो फ़ौरन आप दूसरे पॉसिबल वे से या दूसरे प्लान की तरफ जा सकते हैं, सजेशन भी ले सकते हैं। तो इसको एडाप्टेबिलिटी कहते हैं। आईएसएसबी जो है ना, वो असेस करती है बेसिकली कि अंडर प्रेशर में जब आप नाकाम होते हैं या कहीं पे रुक जाते हैं तो उसके बाद आप फर्दर अडॉप्ट कर सकते हैं चीज़ों को सही तरीके को या नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आईएसएसबी में ये चीज़ें चेक होती हैं अंडर प्रेशर। टिप ये है कि जो असेसर होता है, जीटीओ होता है, वो बेसिकली आपकी जो रीजनिंग है या लॉजिक है, ये जो स्टेप है, उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करता है देन द रिज़ल्ट। रिज़ल्ट आपका हो या ना हो वो इतना ख़ास मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आपने रिज़ल्ट अचीव कर लिया ये ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं भी किया तो ये इसका मकसद ये नहीं कि आप फेल हैं। आपने जो स्टेप्स लिए हैं वो कितने लॉजिकल हैं उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपने हमेशा रेशनल रहना है और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेना है। अगला पॉइंट है एक्सेल इन टाइम मैनेजमेंट। तो चूँकि जीटीओ या जितने भी ऐसे भी टास्क हैं वो टाइम बाउंड होते हैं तो इस लिहाज से आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो पहला स्टेप है या प्रोसेस है वो है कि ट्रैक प्रोग्रेस। आपको पता होना चाहिए कि आप जो टास्क कर रहे हैं वो इसका कितना टाइम रह गया, कितना बचता है, कितना आप लोगों ने यूटिलाइज़ कर लिया, उसी के मुताबिक आप अपने पेस को एडजस्ट करते रहिए। प्रायोरिटाइज इफ़ेक्टिवली। जो चीज़ें हाई इम्पेक्ट के लिए हैं या जिससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या जिन मूव से या स्टेप से या रास्ते से आप जल्दी पहुंच सकते हैं, आप उनको करें। जो लेंथी हैं या मुश्किल हैं तो उनको आप अवॉइड करें। इस तरह आपकी टाइम की बचत होगी। कुछ रास्ते या मूव्स ऐसे होते हैं जो कि बज़ाहिर तो नज़दीक लगते हैं या बज़ाहिर तो आसान लगते हैं, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो बड़े मुश्किल साबित हो जाते हैं। और कभी कभार ये होता है कि एक रास्ता आपको लंबा नज़र आ रहा था लेकिन वो सिंपल होता है बस, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को देखना होता है। अवॉइड डिलेज़। हमेशा टाइमली डिसीजन लें, ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से आपका टाइम ज़ाया होगा और आपकी जो कीमती मिनट्स हैं वो ज़ाया होंगे। टिप इसमें मज़ीद ये है कि वो कैंडिडेट जो टाइम को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं वो एक नेचुरल लीडर या टास्क एनेबलर्स के तौर पे उभर कर सामने आते हैं। तो ये एबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है फोस्टर ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। चूँकि आपने इसमें काम करना होता है, टीम में काम करना होता है जीटीओ के टास्क में ज़्यादातर, तो जो ट्रस्ट और कोऑपरेशन है बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ग्रेसफुली, कि अगर कहीं पे डिसएग्रीमेंट है, कैंडिडेट्स या ग्रुप मेंबर आपस में एग्री नहीं कर रहे हैं तो आपने उनको एड्रेस करना है डिप्लोमेटिकली। आपने जो कॉमन गोल्स हैं उन पे को फोकस रखना है, ना कि जो लोगों के पर्सनल इश्यूज होते हैं उनकी तरफ जाना है। जो कॉमन गोल्स हैं, जो आपका टास्क है, उसी की तरफ ही उनको डायरेक्ट करें, डाइवर्ट करें। रिस्पेक्ट एवरीवन। जो भी है कैंडिडेट है, बेशक आप उसके साथ डिफरेंसेस रख रहे हो किसी प्लान में या वैसे ही अदरवाइज़ भी, उनको वैल्यू दें, उनकी बात को अहमियत दें और उनसे आप एज ए मेंबर इनपुट लें, क्योंकि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है ग्रुप के अंदर वो यूनिटी को और कोऑपरेशन को फोस्टर करती है। बी सपोर्टिव। हमेशा जो है दूसरों को की हेल्प करें जब उनको ज़रूरत हो, बूस्ट करें टीम के मोरल को विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सिर्फ नारे ना लगाएं, मतलब अमल के ज़रिए आप मोरल को बूस्ट करें।
उनको होप दिलाएं, यकीन दिलाएं कि हम कर सकते हैं, ये वाला ज़्यादा बेहतर है वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है ना वो नारे नारे मारना शुरू कर दे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये ऑकवर्ड लगता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो आपने ये काम नहीं करना, अपने एक्शन से चीज़ें साबित करें। टिप, स्पेशल टिप ये है कि एक गुड अफसर या लीडर जो है वो सिर्फ परफॉर्म नहीं करता बल्कि दूसरों की मदद भी करता है जब उनको ज़रूरत हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड मेंटल ग्रिट एंड फोकस। ये आपके काम आती हैं जब आप इंडिविजुअल टास्क कर रहे हो या बेशक ग्रुप टास्क भी है। जो मेंटल टफनेस जो है वो और फोकस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें पहला पॉइंट जो है कि एम्ब्रेस द चैलेंज। जो भी आपके पास मुश्किल ऑब्स्टिकल आता है, जो भी चीज़ चैलेंज आती है या टास्क आता है, तो आपने उसको कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ अप्रोच करना है, शुरू करना है। और आपने विजुअलाइज करना है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा बिफोर स्टार्टिंग। और आपने आपको आप ये कह सकते हैं अपने आप को बकअप करने के लिए कि आई कैन एंड आई विल डू इट। तो ये अपने आप को आप एनर्जाइज करें, अपने आप को बकअप करें, तो आप इंशाल्लाह उसमें कामयाब रहेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंट होगा, आपकी जो डिटर्मिनेशन जो है वो मेंटेन रहेगी। स्टे काम अंडर प्रेशर, ये आईसीएस भी है ही प्रेशर का नाम। तो मिस्टेक्स भी इसमें हो सकती है, आप गिर भी सकते हैं। तो फ़ौरन आपने रिकवर होना है, पैनिक नहीं करना, लेट नहीं रहना, ठीक है। और आपके जो रिस्पॉन्सेज इस तरह होंगे, फ़ौरन आप गिरने के बाद उठ खड़े होंगे। ये एक बेसिक ट्रेट है, बुनियादी ट्रेट है और ज़बरदस्त ट्रेट है कि गिरने के बाद फ़ौरन उठ खड़े हों। तो ये बेसिकली रिफ़्लेक्ट करता है कि आप में इमोशनल कंट्रोल है और आप में रिजिलियंस है। अवॉइड मेंटल फटीग। मेंटल फटीग यूजुअली बहुत ज़्यादा लोग जो है ना सोचते हैं किसी काम शुरू करने के लिए, तो वो बहुत स्टार्ट के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर लेते हैं और आप अपने दिमाग को भी थका देते हैं और आपके पास फिर बाकी टाइम भी नहीं बचता। आपको अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए और एक स्टडी जो रिदम होता है उसको आप मेंटेन रखें। प्लान ज़रूर करें लेकिन मतलब उस पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि मेंटल एक्सर्शन जो है वो बेसिकली आपके फ़िज़िकल हेजिटेशन का बाइस बनती है। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो फिर आप फिज़िकली उस चीज़ को नहीं कर पाते, हेजिटेशन का सामना करना पड़ता है। स्पेशल टिप ये है कि यूज़ डीप ब्रीथिंग टू रीसेट फोकस बिटवीन ऑब्स्टिकल्स और आफ्टर एरर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर रहे हैं या किसी सब ग्रुप स्टार्स में भाग रहे हैं, किसी ऑब्स्टिकल को वहाँ पे कर रहे हैं, तो दरमियान का जो गैप होता है एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल दरमियान, तो आप जो है ना लंबी लंबी सांस लें, डीप ब्रीथ लें, ताकि आपको फोकस जो है वो रिसेट हो। तो या अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कहीं पे फंस जाते हैं, तो आप हल्के हल्के से डीप ब्रीथ लें, लेकिन वो डीप ब्रीथिंग इतनी विजिबल भी नहीं होनी चाहिए कि लोग उसको नोट करना शुरू कर दें। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज़ फिज़िकल परफॉर्मेंस। तो फिज़िकल परफॉर्मेंस को आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? ट्रेन फॉर एक्सप्लोसिवनेस एंड एजिलिटी। आप प्रैक्टिस करें जब तक आपकी एसेस भी नहीं है, तो शॉर्ट स्प्रिंट मारें, वर्टिकल जंप्स करें, क्रॉलिंग और अपर बॉडी वर्कआउट्स करें। और ये सारी आपकी बूस्ट करेंगी परफॉर्मेंस। जो हाई एनर्जी टास्क हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है या सब ग्रुप प्रेस टास्क है या पीजीटी जितने में आउटडोर टास्क है, उसमें आपकी फ़िज़िकल एजिलिटी और फिज़िकल परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। तो आपने उसके लिए अपने आप को रेडी करना है। मेंटेन स्टेडी मोमेंटम। आप जो भी टास्क कर रहे हैं, ख्वाह वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं, तो एक टास्क से दूसरे टास्क के दरमियान जो है ना बहुत लंबे लंबे पास नहीं लेने, या सब ग्रुप रेस में अगर आप भाग रहे हो तो आपने एक स्टेडी मोमेंटम जो है ना वो पेस मेंटेन करना है। और यही जो स्टेडी मोमेंटम है ये बेसिकली आपका जो फिज़िकल एंड्योरेंस होगा उसी को मेंटेन रखेगा। यूज़ स्मार्ट टेक्निक्स। आपको लर्न करना चाहिए कि एफिशिएंट में किस तरह अपने वॉल को क्रॉस करना है या जंप ओवर हर्डल्स आपने किस तरह करना है। तो स्मार्ट तरीके से करें, मतलब बेवकूफ़ों की तरह आपने उसे बार बार ट्राइयाँ नहीं मारनी। आप एक तरीका निकालें कि आप किस तरीके से किस ऑब्स्टिकल को आसानी के साथ कर सकते हैं। फ़िज़िकल फ़ोर्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना फ़िज़िकल फ़ोर्स लगाने से चीज़ें हो सकती हैं।
ये स्मार्ट एग्जीक्यूशन होती है कि आपने उस चीज़ को अपने अक़ल और अपने जो जो ज़ोर बाज़ू है उनको कैसे मिला के इस्तेमाल करना है। सिर्फ ज़ोर बाज़ू से चीज़ें नहीं होती। टिप ये है कि कंजर्व एनर्जी बाय ब्रीदिंग रिदमिकली एंड यूजिंग लेग्स इफ़ेक्टिवली इन क्लाइंबिंग टास्क। अगर कोई क्लाइंबिंग वाला टास्क है ना, तो आप बाज़ों का इस्तेमाल उसमें ना करें, क्योंकि बाज़ू आपके थक जाएंगे। तो आप जो है ना अपने पाँव का इस्तेमाल करें उसमें। तो नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेट लीडरशिप ट्रेट्स। ये इम्पोर्टेंट है। शो टीम स्पिरिट इन ग्रुप टास्क। आपने अपने टीम को वर्बली भी सपोर्ट करना है, फिज़िकली भी सपोर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हेल्प कर सकते हैं किसी और को क्लाइंबिंग और जंपिंग के दौरान, अगर आपको रूल अलाउ करता है। और जीटीओ बेसिकली यही ऑब्ज़र्व करता है कि आपका बिहेवियर कोऑपरेटिव दूसरों के साथ है या नहीं, आप सिर्फ अपने आप को ही आगे लेके जा रहे हैं। डिस्प्ले डिटर्मिनेशन इंडिविजुअल टास्क। जो जितने भी ऑब्स्टिकल वाले टास्क हैं वो बज़ाहिर तो हार्ड लगते हैं, और उसमें अच्छी खासी अटैम्प्ट की ज़रूरत होती है। और अगर आप ये सही तरीके से करते हैं तो जीटीओ बेसिकली वैल्यू करता है आपके एफ़र्ट्स को, करेज को और परसिस्टेंस को, और परफेक्ट एग्जीक्यूशन। आपकी एग्जीक्यूशन भी अच्छी होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स अटैम्प्ट कर लेते हैं, ऑब्स्टिकल को कर लेते हैं, लेकिन उनको करने का तरीका ऐसा होता है कि उनसे ना करना बेहतर होता है। तो आप जितने भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है उसको स्मूथली करें। तो ये आपकी जो है ना एक डिटर्मिनेशन को शो करती है। रिस्पेक्ट द रूल्स एंड मेंटेन कंपोजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें स्ट्रिक्टली। शॉर्टकट को अवॉइड करें, शॉर्टकट्स या फाउल जितने भी हैं उनको अवॉइड करें। और जो कंपटीशन है एक दूसरे के साथ, उसको बतौर स्पोर्ट्समैनशिप की तरह करें। उसमें इंटीग्रिटी का ख्याल करें, लोगों को काटे नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रुप एनवायरनमेंट में, कि आप एक दूसरे से compete भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। तो वो कंपटीशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कंपटीशन पॉजिटिव होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं आगे लेके जाएं। लेकिन जहाँ पे आपको अपने ग्रुप की ज़रूरत है, आपको ग्रुप को आपकी ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे ग्रुप की हेल्प करें, मदद करें, अपने आप को छोड़ दें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और जब ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो जीटीओ के जो टास्क है उसमें आपका सक्सेस का चांस ज़बरदस्त बनेगा, और इंशाल्लाह आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। और डेफिनेटली जीटीओ जब आप ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करेगा जिस तरह आपको बताई हैं, तो फिर वो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेगा। टिप्स ये है कि नेवर गिव अप इन द मिड वे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑब्स्टिकल कर रहे हैं तो आपने सारे ऑब्स्टिकल को अटैम्प्ट करना है, इवन अगर वो अनसक्सेसफुल है। बेशक आपसे ना भी हो, लेकिन आप उसको ज़रूर ट्राई कर लें। इसका मतलब है कि आप में रेजिलियंस है। लेकिन अगर आपने दरमियान में छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि आप गिव अप करते हैं, आप में गिविंग आपकी टेंडेंसीज़ हैं, या आप मुश्किल चीज़ों से घबराते हैं। तो बेशक एक आध मरतबा अगर आपको पता है कि ये मुझसे नहीं होता, तो एक मरतबा आपने ट्राई की, दूसरी मरतबा भी थोड़ी बहुत ट्राई की, आपको पता चल गया कि मुझसे नहीं होता, फिर आप उसको छोड़ दें, आगे जाएं। उसी के साथ मत लटकें। ये कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। डिटर्मिनेशन के साथ अक़ल का इस्तेमाल भी होता है कि आपके सामने 7-8 ऑब्स्टिकल और भी हैं, आप उन पे जाएं, बजाय कि एक ऑब्स्टिकल के ऊपर आप पूरे 2 मिनट उस पर ज़ाया कर दें। तो ये ज़रूरी है। तो चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। जीटीओ के टास्क जो हैं बेसिकली ये सिर्फ प्लैंक्स को या मटेरियल को आगे पीछे मूव करने का नाम नहीं है, या किसी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने का नाम नहीं है, बल्कि ये जो है जो जीटीओ के टास्क हैं ये ज़्यादातर इस चीज़ के मुतालिक है आप कैसे सोचते हैं, कैसे लीड करते हैं दूसरों को, कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में, और आप कैसे कोलैबोरेट करते हैं अंडर प्रेशर। तो बेसिकली कैंडिडेट में ये चीज़ें देखी जाती हैं। और जो असेसर होता है, जीटीओ जो होता है, वो आप में परफेक्शन को तलाश नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो आप में पोटेंशियल को, आपके इंटेंट को और आपके इनिशिएटिव को ढूंढ रहा होता है कि आप में ये चीज़ें हैं या नहीं है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो अगर आपने वाकई जीटीओ के टास्क में शाइन करना है, आईएसएसबी के जीटीओ के टास्क में, तो आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा सेल्फ़ अवेयरनेस और दूसरों की अवेयरनेस भी, और आपका अपना इमोशनल कंट्रोल। आपने प्रैक्टिस करना है रियल टाइम टेस्ट का, एक्सरसाइजेस का, और अगर मौका है या किसी के साथ आप किसी मेंटोर के पास
या जिनको पता है ISSB का, मैं कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा, बेशक वो रिकमेंडेड हो या नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट, उनको कुछ पता नहीं होता, वो आपको फ़ीडबैक अपने लिहाज से देंगे, वो सही वाला फ़ीडबैक नहीं होगा। तो या तो वाकई ISSB का सिलेक्टर हो तो आपको सही फ़ीडबैक दे सकता है, या वैसे पर्सनल लेवल के ऊपर आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपके मुतालिक आपको अच्छा फ़ीडबैक देंगे फॉर एंड कीप इम्प्रूविंग। तो ये एटीट्यूड होगा तो आप शाइन करेंगे। ये याद रखें कि ISSB में जो ना सिर्फ बेस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट नहीं करता, ना वो बेस्ट परफॉर्मेंस को ढूंढते हैं, वो बेसिकली सेलेक्ट करते हैं द बेस्ट पर्सपेक्ट्स फॉर लीडरशिप, कि लीडरशिप रोल के लिए कौन बेहतर है या किस में पोटेंशियल है। और इसके लिए आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, और जो आपकी जो नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो आपको ग्रुप टास्क में, जितने भी टास्क हैं उसमें आपको ऑटोमेटिकली इमर्ज होने चाहिए आपकी परफॉर्मेंस से। तो फिर ही आप GTO के नज़रों में आएंगे और GTO आपको फिर सेलेक्ट करेगा। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपने ISSB की कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स लेना है और अपने असेसमेंट करानी है तो आप मुझसे इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ अपने दोस्तों के साथ, जो कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो ISSB देना चाहते हैं या दे रहे हैं, उनके साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इसके साथ ही मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप अपनी ISSB की तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो इसके साथ ही अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।